नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टिल नाउ। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसे विशेषज्ञों से आपकी बात कराता रहूं और आपसे रूबरू कराता रहूं और कैरियर रिलेटेड नए नए प्रोस्पेक्टिव लाता रहूं। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो एपिसोड है ये एक विशेषज्ञ के साथ ही है, और जो कि एक हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है और एक बहुत लंबा इसका कैरियर रहा है और इसका इतिहास भी रहा है। तो कोशिश करेंगे सर से जानने की इस बारे में शॉर्ट में और टाइम को देखते हुए, बट सर के अनुभव से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, ये मेरी पर्टिकुलर आशा है। तो इसी आशा के साथ सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया। तो मैं शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से ही कराना चाहूँगा सर, तो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सुलभ जी, आपके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं अपना परिचय क्या दूं? मेरा नाम राकेश, पूरा नाम राकेश तेलंग, और पूरा नाम कहिए तो डॉक्टर राकेश तेलंग। मैं अपने स्कूल एजुकेशन के समय से ही हिंदी विषय के प्रति मेरा अनुराग बहुत अधिक था। और आप ये देखिए, जब मैं अतीत के पिछवाड़े में यादों की गलियां खुलती हैं तो मैं पाता हूँ कि मैं एक छोटा सा विद्यार्थी जो मिडिल सेक्शन में पढ़ा करता था, लेकिन हिंदी में होने वाले वाद विवाद कार्यक्रमों में, संस्मरण प्रस्तुति के कार्यक्रमों में, और जो शनिवारी सभाएं होती थीं उन कार्यक्रमों में मैं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। और ईश्वर के प्रसाद से मुझे मेरे हेडमास्टर, मेरे टीचर्स का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद था। और वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि भाषा के क्षेत्र में तुम बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो मेरी विनम्र कोशिश हमेशा यही रही कि मैं अपने जीवन में अपनी मातृभाषा की और अन्य भाषाओं की सेवा कर सकूं। इस दृष्टि से मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के उस दौर में पहुंचा जबकि मुझे अपना करियर चुनना था, तो मैंने बीए में अपने जिन विषयों को सेलेक्ट किया उसमें हिंदी भाषा, और उसके साथ साथ मैं समझता था कि समय के साथ और देश दुनिया के साथ रिलेवेंट चलने के लिए अंग्रेज़ी भाषा और दूसरी भाषाओं का भी अपना महत्व है, इसलिए मैंने दूसरी भाषा ऑप्ट की थी अंग्रेजी। और उसके साथ साथ मैंने दर्शन शास्त्र, क्योंकि भाषाओं का संबंध दर्शन विषय से निश्चित रूप से है और ये एक प्रकार से इंटर रिलेटेड विषय हैं, इसलिए इन विषयों को लेकर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने एमए प्रायोरिटी के साथ, वरीयता के साथ हिंदी विषय में राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। और ये वो समय था जबकि हिंदी के क्षेत्र में कुछ नए संप्रयोग विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहे थे। हमें एक लघु शोध प्रबंध करके एक पेपर हुआ करता था, डिजर्टेशन का पेपर, जिसमें हमको अपने अपने विषय से संबंधित कोई एक ऐसा उपविषय चुनना होता था जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं प्रक्षेपित कर सके। तो मैंने उस समय हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार सूरदास पर अपना लघु शोध प्रबंध तैयार किया था। और मुझे आत्मसुख मिला था जबकि मेरे प्रोफेसर्स ने उसे A+++ ग्रेड देकर मेरा संबलन किया था। ग्रेट। मुझे सुलभ जी, मैं बताना चाहूँगा। तो आप देखिए कि उन क्षणों में मेरा हिंदी भाषा के प्रति जो स्नेह था, हिंदी भाषा के प्रति जो आदर था, वो और अधिक बढ़ा। और शायद मैंने मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि मैं इसी क्षेत्र में कुछ करके समाज की सेवा कर सकता हूँ। तो एमए हिंदी में करने के बाद, और ये भी निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि सन 1977 में जब मैंने एमए हिंदी में किया राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो संपूर्ण विश्वविद्यालय में मेरी सेकंड पोजीशन थी। और हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उस समय भी और आज भी इस तरह के स्तर को प्राप्त करना, जैसा कि मुझे बताया जाता था कि बहुत कठिन होता था, लेकिन शायद सारस्वत आराधना और सरस्वती माता की कृपा से हिंदी में मैंने ये मुकाम हासिल किया। और इसी का परिणाम हुआ कि मैं आरपीएससी से, राजस्थान लोक सेवा आयोग से, बिना बीएड की गए, क्योंकि बीएड स्कूल एजुकेशन के लिए ज़रूरी होता है। बिल्कुल। उस समय मेरे को फेलोशिप मिल रही थी और मैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी से, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से हिंदी विषय के भारतीय रंगमंच नाटकों पर शोध मैंने प्रारंभ कर दिया था। और बड़ौदा विश्वविद्यालय के मेरे गाइड हुआ करते थे। और तकनीकी दृष्टि से मुझे बड़ौदा विश्वविद्यालय के अलावा बड़ौदा शहर में ही जो आर्ट्स और फाइन आर्ट्स का जो फैकल्टी थी जी। वहाँ के तकनीकी निर्देशक ने भी मुझे रंगमंची नाटकों पर मुझे निर्देशन प्रदान किया था। तो मैंने रंगमंची हिंदी नाटकों पर शोध कार्य किया। इस बीच में
आरपीएससी से सिलेक्शन होकर मैं स्कूल एजुकेशन में आया और उसके बाद बहुत कम समय में मेरा प्रमोशन हुआ। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने कक्षा 12 के किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं को जो हिंदी शिक्षण कराया, मुझे आज भी वो क्षण याद आते हैं, पल याद आते हैं। मैं बहुत तल्लीन होकर बच्चों को हिंदी पढ़ाया करता था और कोशिश ये हुआ करती थी कि उस स्तर पर, जबकि बच्चे अभी उस विषय पर तैयार हो रहे थे, जी कुछ अनिवार्य विषय पढ़ने वाले जी बच्चे हुआ करते थे, कुछ ऑप्शनल पढ़ने वाले हुए थे। जी दोनों के लिए व्यूह रचना अलग होती थी और जी कोशिश ये रहती थी कि उन बच्चों को साहित्य कम और भाषा ज्ञान अधिक दिया जाए, जी क्योंकि हमारे स्कूल एजुकेशन का जो सिलेबस है, जो कॉलेज में भी है, जी उस सिलेबस का में भी दोनों ही पक्ष, भाषाई पक्ष और साहित्य का पक्ष, दोनों के बीच में बहुत बड़ा सुंदर सामंजस्य है। जी इससे मेरा उस स्तर पर बच्चों के लिए प्रयास यही रहा हमेशा कि मैं भाषा शिक्षण पर ज़्यादा जोर दूं और उसके साथ साथ साहित्यिक शिक्षण, क्योंकि इसमें संवेदना जी है, भावना है, जी वैचारिकता, ये जो हिंदी शिक्षण के बहुत मूल कंपोनेंट्स हैं, जी अवयव हैं, जी उन पर बच्चों से संवाद किया जा सके, बात की जा सके। जी तो एक शिक्षक के रूप में जी मैंने हिंदी का करियर इस रूप में शुरू किया। उसके बाद मिनिमम 5 इयर्स में मैं बीएड करने के बाद जी और मेरा तत्काल प्रमोशन हुआ और मैं सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर आ गया। लेकिन मेरी जो रुचि थी हिंदी विषय के अध्ययन अध्यापन जी की, वो बराबर चलती रही और मैं उस समय की सबसे बड़ी कक्षाओं को मैं स्वयं हिंदी पढ़ाता था। जी उससे मुझे संतोष होता था जी और कहीं न कहीं अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने का गौरव भी मैं प्राप्त करता था। जी उसके बाद वापस करियर आगे बढ़ा, वाइस प्रिंसिपल हुआ। 1 महीने की वाइस प्रिंसिपलशिप के बाद मेरा मेरिट प्रमोशन हुआ, मैं प्रिंसिपल हो गया जी और प्रिंसिपल के बाद मैं लंबे समय तक, डीपीसी न होने के कारण मैं लंबे समय तक प्रिंसिपल रहा। जी लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा बड़े गर्व के साथ कि मैंने 11th और 12th की हिंदी की कक्षाओं को, बड़ी कक्षाओं को मैंने लिया और बावजूद मेरे शैक्षिक प्रशासन के कार्य होने के बावजूद मैं हिंदी शिक्षण में विशेष रूप से रुचि रखता था। और उस समय मैंने बच्चों को उनकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से मैंने स्वयं नोट्स तैयार करता था जी और आज भी मुझे याद है कि परीक्षा के एंड समय में जो जिसे कहते हैं ना ब्रेन हैमरिंग, जी उस दृष्टि से मैं बच्चों को कहीं ना कहीं काउंसिल किया करता था, कोशिश करता था। जी ये तो मेरा करियर है। लेकिन उसके बाद जी जब एक टर्निंग पॉइंट आया जी तो मुझे समकक्ष पद पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर में कार्य जी करने का मौका मिला और उस 3-4 साल के दौर में मुझे हिंदी भाषा प्रकोष्ठ मिला अच्छा और वहाँ रहकर मैंने जाना कि हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम क्या करें। और उस दौर में मैंने जो भी हिंदी शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो प्रोजेक्ट्स थे, विशेषकर भारतीय भाषा संस्थान मैसूर का प्रोजेक्ट, जिसमें बाइलिंगुअल अप्रोच के माध्यम से, द्विभाषिक उपागम के माध्यम जी से बच्चों को उनकी अपनी जो भाषा है, घर की भाषा या जैसे अपन कहें बोलियाँ, जी उसके माध्यम से उनको मातृभाषा शिक्षण पर कैसे लाया जाए, इस पर हमने काम किया था जी भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के माध्यम से राजस्थान के स्कूलों में। एसआईआरटी में मुख्य रूप से मेरा एजुकेशन रिसर्च में ये काम रहा। मैं एनसीईआरटी में भी कुछ महीनों तक रहा था अच्छा डेपुटेशन पर और वहाँ मैंने रेडियो पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से हिंदी भाषा शिक्षण को, ये मीडिया और रेडियो और इस तरह की जो विधाएं हैं, जी उसके लिए मैं कैसे कार्य कर सकूं और ये भी हमारे करियर में कैसे सहायक हो सकता है, इस दिशा में काम किया। ग्रेट बाद में लौट कर जब मैं आया तो मैं कुछ वर्षों तक प्रिंसिपल रहने के बाद मैं जिला शिक्षा अधिकारी हुआ। अच्छा और यहाँ मैं एक ऑफ ट्रैक बात आपको बताना जी चाहूँगा बिल्कुल सुलभ सर जी, कि मैं बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी रहा माध्यमिक शिक्षा में। जी जी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ एक इंस्पेक्शन का, सुपरविज़न का एक पूरा कार्यक्रम होता है जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए और मुझे अक्सर स्कूलों में जाने का मौका मिलता था। लेकिन स्कूल के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को देखने के बीच में मैं हिंदी पढ़ाने के लिए फिर भी अपने पूरे दिन के कार्यक्रम में 1-2 पीरियड बच्चों के बीच में चला जाता था, बड़े बच्चों के बीच में, कक्षा 12 के बच्चों के। जी तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि मैं जिला शिक्षा अधिकारी होने के बावजूद भी हिंदी शिक्षण से जुड़ा रहा। बेसिकली मूलतः एक शिक्षक जो अंदर स्थापित होता है, जी वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी मेरा जीवित रहा।
और उस समय मैंने जाना कि बच्चे बड़े जिज्ञासु हुआ करते थे। जी। और मुख्य बात जो आप जानना चाहते हैं मुझसे, वो बात ये है कि उस समय मैंने ये जाना कि बच्चे स्कूल एजुकेशन में केवल मात्र, जैसा कि हमारे प्राय शिक्षक किया करते हैं, जी। भाषा के स्थान पर साहित्य पढ़ाते हैं, भाव संवेदनाओं के विकास के लिए प्रयास करते हैं, जो निश्चित रूप से व्यावहारिक जीवन में और आगे आने वाले बच्चों के करियर में भी, वो कहीं भी सर्विस में रहें, ये संवेदना और ये भावना है, ये जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी करियर हो, जी। कैसा भी हो, वहाँ पर इन्हीं के बल पर आप सफलता अर्जित कर पा सकते हैं। ये मैंने बच्चों को बताया और बच्चे बड़े प्रसन्न होते थे जी। कि जिला शिक्षा अधिकारी जी इस रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए विनम्र कोशिश किया करते हैं जी। अपने फील्ड में। जी। मुझे मालूम है कि जब भी कोई ऐसे निर्णय जो शिक्षकों से संबंधित हुआ करते थे, विद्यार्थियों से संबंधित हुआ करते थे, बाड़मेर जिला और उसके बाद में अपने गृह जिले राजसमंद जिले में भी रहा, इन जिलों में मैं काम करते हुए मैंने अनेक अवसरों पर ये अनुभव किया कि मैं हिंदी को पढ़ाते समय जब कक्षाओं में संवेदनाओं के धरातल पर बच्चों से जुड़ता था, शिक्षकों से जुड़ता था, वो जो मेरे अनुभव थे, वो अनुभव उन समस्याओं के समाधान में मैंने पाए, जो समस्या शिक्षकों की थीं और जिसको लेकर वो अक्सर बड़े उग्र होकर कभी कभी बड़ी विनम्रता के साथ कभी कभी मेरे ऑफिस में आया करते थे। लेकिन वो जो एक प्रशिक्षण कहीं अपने आप ही मिला था या मेरे गुरुओं के माध्यम से मिला था कि किसी भी स्थिति में अपनी संवेदनाओं को नहीं खोना, नियंत्रण को नहीं खोना, ये सब मैंने हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यम से सीखा। जिसे कहते हैं ना कि आत्मनियंत्रण और आत्मनियंत्रण के माध्यम से दूसरों को समझना, जी। स्वयं को समझना, जो हमारे साहित्य के जो कैरेक्टर्स हैं जी। उनको समझना। महादेवी वर्मा का चाहे घीसा हो, चाहे जयशंकर प्रसाद के नाटकों के चरित्र हों, जी। अथवा कोई भी विधा हो हिंदी साहित्य की, उसके माध्यम से जो पात्र मेरे जीवन में पढ़ाई के समय आए थे, जी। उन पात्रों को जब मैंने अपने बच्चों में देखा, गरीब बच्चों में, गरीब तबके के बच्चों में, उन बच्चों के विकास के लिए खासकर रेगिस्तानी इलाकों में काम करने का मुझे बहुत मौका मिला। ये इसके लिए मैं अपनी हिंदी भाषा से जुड़ाव को ही धन्यवाद, आभार अर्पित करना चाहूँगी। तो सर, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आपके पूरे जीवन की। जी। इसी को सार लेते हुए जो आजकल के बच्चे हैं जी। या जो हिंदी में जुड़ाव चाहते हैं, जैसे हाँ। कि कई बाहर भी जाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर के फॉरेनर्स भी आजकल हिंदी को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं ताकि वो अगर अपनी कंट्री में आएँ तो वो, या फिर वहाँ पे भी कुछ लेक्चर्स वगैरह। तो एक बच्चे की शुरुआत कैसे हो सकती है और कैसे वो अपने आप को हिंदी में निखार सकता है? बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा की है। मैं समझता हूँ सुलभ जी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे जब आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, और चाहे उनके जो कीन सब्जेक्ट्स कोई भी हों, लेकिन अनिवार्य विषय के रूप में उनको हिंदी में भी उतनी ही महारत होना बहुत आवश्यक होता है कि जिसकी वजह से वो मेरिट में अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त करें। प्रायः हमारे बच्चे ये हिंदी, इंग्लिश और ये इस तरह के जो विषय हैं उनकी उपेक्षा कर जाते हैं, और वही उपेक्षा उनको कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपनी मेरिट पोजीशन में कहीं ना कहीं पिछड़ने के लिए की स्थितियाँ पैदा कर देती है। तो सबसे पहले तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी जो मेरे ख्याल से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक विषय होता है, उस विषय पर हम पूरा ध्यान रहें। और उसका जो सिलेबस जो मैंने देखा, मैंने भी आरएस की परीक्षा दी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, यद्यपि मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि सबऑर्डिनेट और एलाइड सर्विसेज थी, इसलिए नहीं गया मैं। लेकिन मैंने ये पाया कि लैंग्वेज की कल्चर और लैंग्वेज की जो शिक्षण है, उस शिक्षण को अपने जीवन में उतारने के लिए यदि हम इन विषयों के सिलेबस को ध्यान से देखें तो वहाँ भाषा शिक्षण पर और उसके साथ साथ हमारी अपनी अभिव्यक्ति पर बहुत जोर दिया जाता है, बहुत जोर देने की बात की जाती है। तो अभिव्यक्ति शिक्षण जो है, और निश्चित रूप से आप देखिए कि अभिव्यक्ति तो कहीं भी जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। चाहे हम किसी भी प्रशासनिक पद पर होंगे, आपकी अभिव्यक्ति में के माध्यम से आप जो अपने आप को आप प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने, ऑफिस के सामने, वो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हिंदी शिक्षण को प्राप्त करते समय आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी विषय को पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करते हुए
हम दूसरे विषयों के साथ उसका तालमेल बिठाएं, ये निश्चित रूप से आवश्यक है। क्यों? और उसके साथ साथ अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए, अच्छी नौकरियों में जाने के लिए और वहाँ पब्लिक डीलिंग करने के लिए, खासकर जो पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें तो भाषा का महत्व क्या है, ये तो सुलभ जी आप भी, क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भी जान सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से कैसे बच्चों के कैसे लोगों के दिल और दिमाग तक उतर सकते हैं। और इसमें एक, जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे तो आपने बताया भी पब्लिक डीलिंग और, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स निकलती हैं, जैसे टाइप राइटर हो गया, आज भी हम हिंदी में टाइपिंग होती है ऑफिस में, तो उस तरह की जॉब्स में भी बच्चे अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर, और इसमें किस लेवल तक बच्चा जा सकता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर हम बात करें? अब तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हिंदी केवल मात्र स्कूली और कॉलेज की और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का माध्यम ही नहीं रही है, बल्कि इस विषय के जो तकनीकी स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ हैं, उनमें प्रशिक्षित जो विद्यार्थी हैं, वो जब जॉब में आते हैं तो वहाँ जो कुछ भी वो सर्विसेज में जाते हैं, हिंदी ऑफिसर्स की सर्विसेज बैंक सेक्टर में भी हैं, हिंदी ऑफिसर्स की सर्विसेज, हिंदी का करियर अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बाहर कई सारे निजी सेक्टर्स में है। इन सभी सेक्टर्स में हिंदी के संप्रयोग के लिए, हिंदी के प्रयोग के लिए सरकार का और निजी सेक्टर में भी जो मैनेजमेंट होता है उसका बहुत बड़ा जोर होता है। ऐसे स्थिति में इन पदों के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, उसके लिए हिंदी की तैयारी बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, चूँकि अपन हिंदी की बात कर रहे हैं, तो अपने जो हिंदुस्तान है इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस चलती हैं, कई प्रांतियों में, हर प्रांत में अपना अलग भाषा है। बट जैसे मैं कर्नाटक में रहा 10 साल, तो मैंने जो कर्नाटक लैंग्वेज अडॉप्ट करी उसके लिए मैंने सार हिंदी को बनाया था। मैंने जब उनका जो कुछ वर्ड्स थे, जैसे यहाँ पे हम हिंदी में पानी बोलते हैं, वहाँ वो नीर बोलते हैं, जैसे, तो इसी तरह से कुछ वर्ड और हैं, ये तो एक बहुत बेसिक वर्ड था। तो मेरे को ये समझ में आया कि है कहीं ना कहीं हिंदी से कनेक्टेड है, तो अगर हम हिंदी को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी जो प्रांत बेस्ड भाषाएं हैं उनको हमें इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे और जल्दी सीख सकते हैं। तो इसमें आप कुछ अगर रोशनी डालें सर। इसके लिए आप जो कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अपन को एक इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम जो सरकारी स्तर पर डेवलप होना चाहिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैनेजमेंट जहाँ से डील होता है, वहाँ पर जो सिलेबस बनता है उस सिलेबस में ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम भाषा के माध्यम से, उस भाषा के व्यावहारिक शिक्षण के माध्यम से, और दूसरी जो लैंग्वेजेस भारतवर्ष में काम कर रही हैं उनके साथ कहीं तालमेल बैठाकर हम अपनी भाषा को विस्तार दें। क्योंकि आप देखिए, खासकर हिंदी भाषा की जो विशेषता है वो एक प्रकार से पूरी संस्कृति का माध्यम है, संस्कृति विस्तार का माध्यम है। तो हिंदी पढ़ा हुआ और हिंदी को जानने वाला और हिंदी को जिससे आत्मसात किया वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी स्टेट में जाकर नौकरियां करेगा, सर्विसेज करेगा, तो वहाँ पर ये जो हिंदी की कल्चर है, हिंदी की बेसिक कल्चर है, और उससे जो व्यक्तित्व का संवर्धन सजना है, उससे जो प्रभावित होकर, उससे जो प्रशिक्षित होकर जो कार्यकारी लोग दूसरे प्रांतों में भी जाएंगे, वहाँ पर उन भाषाओं को, उन बोलियों को समझने में उनको बहुत सहूलियत होगी। और मैंने आपको ये जिक्र किया था कि मैंने बाइलिंगुअल प्रोजेक्ट पर काम किया था द्विभाषिक उपागम के साथ। वो द्विभाषिक उपागम यही कहता है कि हम बोलियों को उपभाषाओं से जोड़ें, उपभाषाओं को भाषा से जोड़ें, और इस प्रकार राष्ट्रभाषा के साथ सारी बोलियों का कहीं ना कहीं अध्ययन अध्यापन हो। उसके लिए अब हमारी सरकारों का ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हम अपने विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी के साथ साथ इन लैंग्वेजेस को, इन बोलियों को भी कहीं ना कहीं स्थान दें। अभी राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और इससे इस क्षेत्र में बाहर के लोग भी जो आएंगे, वो जब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो यहाँ बोलियों से जुड़कर, बोलियों की उपभाषाओं से जुड़कर वो हिंदी भाषा तक पहुँचेंगे, और ये एक प्रकार से इंटरेक्शन की दृष्टि से उनके कार्यकारी क्षेत्र में बहुत अच्छा एक माध्यम बन सके। तो एक व्यक्ति हिंदी भाषा सीखा हुआ किस किस लेवल पे जा सकता है और क्या उसका कैरियर हो सकता है सर, अगर डिफरेंट कैरियर पर्सपेक्टिव हम बताना चाहें? देखिए, सबसे बढ़िया तो टीचरशिप है ही। उसमें भी आप देखिए कि आप जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, यदि आपका उसमें संतोष है तो वो देखिए। उसके अलावा भी आपके माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ चुनौतियाँ हैं, वहाँ पर आपकी टीचरशिप है। कॉलेज एजुकेशन में तो बहुत बड़ा आपके पास फील्ड है, और इसके साथ साथ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप
स्थान पा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे कॉलेज एजुकेशन की हों, चाहे स्कूल एजुकेशन की हों, वहाँ पर लैंग्वेज टीचिंग की दृष्टि से, लैंग्वेज लर्निंग की दृष्टि से, टीचिंग नहीं करना, लैंग्वेज को लर्न करने की दृष्टि से कई सारे फील्ड हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज लर्निंग के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट्स जो कोर्स कराती हैं, उनमें एक कोर्स है जिसमें कि लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को एसिमुलेट करते हुए, दोनों को संयोजित करते हुए एक जो व्यक्तित्व विकास है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके कुछ कोर्सेज हैं जो आपको आपकी टीचिंग के प्रोफेशन में भी, और ख़ासकर ये जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं उनमें कहीं काम आ सकते हैं। और वहाँ स्किल डेवलपमेंट में वहाँ पर इस प्रकार के पद भी हैं जिनके लिए हम कम्पीट कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए क्वालिफिकेशन हिंदी, इंग्लिश, इन विषयों में, लैंग्वेजेस में आपका डिप्लोमा कोर्स हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, ये होता ही है। और बीएड के पाठ्यक्रमों से यदि आप जुड़ते हैं, वो भी आपके करियर को बूस्ट करेगा, क्योंकि बीएड कॉलेजेस में भी इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश में रिसर्च, और इसके साथ साथ उसको हिंदी के साथ जोड़ने की जो मैंने कहा इंटीग्रेटेड अप्रोच वाले प्रोग्राम है, वो भी वहाँ काफ़ी हैं। मैं विद्याभवन से मैंने बीएड किया, उस समय मुझे ध्यान है कि हमें इस दृष्टि से तैयार करने के लिए उन लेबोरेटरीज़ में ले जाया जाता था जहाँ पर वो सिलेबस तैयार था। उन सिलेबस के माध्यम से हम उन पर चर्चाएँ करते थे, और अब तो वो चीज़ काफ़ी विस्तृत हो चुके हैं। एआई के जो प्रोग्राम्स हैं, मेरे ख्याल से एआई के प्रोग्राम, उसमें भी हिंदी को जोड़कर और हिंदी पर लेसन्स तैयार करने के लिए भी काफ़ी कुछ कोर्सेज हैं, उस पर भी अपन विचार कर सकते हैं। जी, तो बेसिकली, और इसमें जो टीचिंग लाइन है उसमें बीएड मैंडेटरी है, राइट? बीएड मैंडेटरी। और जो प्रिंसिपल का है उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, या प्रिंसिपल के लिए भी एक एग्जाम अलग से होता है? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ही होता है उसमें। कोई ऐसा और कोई मैंडेट, केवल एक्सपीरियंस होना वो मैंडेटरी। अच्छा, उसमें मतलब हिंदी वाला भी प्रिंसिपल बन सकता है? बन सकता है, जैसा कि आपने बताया। हाँ, और मैं समझता हूँ कि यदि आप लैंग्वेज के हैं और यदि आप प्रिंसिपल बनेंगे तो एक साथ हजारों बच्चों को आपका जो पर्सनैलिटी का जो एक्सपोजर होगा वो दे पाएंगे। तो एक मैक्सिमम किस पोजीशन तक जा सकता है सर? रिसर्च स्कॉलर जैसा आप बोल रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी वगैरह? मैं बताऊँ ना आपको, जैसे मैं कॉलेज एजुकेशन में नहीं, स्कूल एजुकेशन में रहा। मेरे साथ के जो कलीग्स हैं, और मैं भी एक लेवल तक गया था। इसमें बीएड कॉलेज की लेक्चरशिप होती है, बीएड कॉलेज में लेक्चरशिप के बाद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप होती है, एसोसिएट प्रोफेसरशिप होती है। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसमें आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ भी इसी तरह की पोस्ट हैं। और रिसर्च का जो आपका एक सेक्टर है, रिसर्च की ब्रांचेज, उसमें तो आपके फ़ॉरेन जाने तक के चांसेस हैं। और ये जो पैरेलल जो एजुकेशन के साथ जो पैरेलल इंस्टीट्यूट्स काम कर रही हैं, एनजीओस, मैं आपको यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा, रिटायरमेंट के बाद मैं अनुव्रत विश्व भारती, जो एक एनजीओ है और इंटरनेशनल पर काम कर रहा है, वहाँ पर एजुकेशन के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उनमें भी वो प्रोजेक्ट्स जो भी हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें एक स्कूल विद ए डिफरेंस, जिसको यदि अपन ब्रीफ स्कूल की कल्पना की गई है, जहाँ पर भाषाओं की दृष्टि, शिक्षण की दृष्टि से, अन्य विषयों की शिक्षण की दृष्टि से कुछ नए डायमेंशंस, कुछ नए प्रयोग जो संवेदनाओं का विकास करें, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, भावात्मक बौद्धिकता। भावात्मक बौद्धिकता के क्षेत्र के कार्यक्रम ये जो एनजीओज़ हैं वो बहुत अच्छे संचालित कर रहे हैं। मैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा विश्वास है कि वो बच्चे, वो विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो यदि टीचर हैं और या टीचरशिप में रुचि रखते हैं, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो कार्यक्रम हैं उसमें जो डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह होते हैं, और फॉरेन में भी इस प्रकार के कोर्सेज हैं, खासकर ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसमें हम एक ऐसे स्कूल की कल्पना कर रहे हैं जो कि नॉलेज बेस्ड ना होकर उसके आगे अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड हो, और जिसमें बच्चा अपने संस्कारों से जुड़े, और संस्कार शिक्षा, भाव शिक्षा, इन शिक्षाओं से जुड़ने के लिए भी कुछ बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। उनसे आप निश्चित रूप से, आप जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो जोड़ने की कोशिश करें। आई थिंक मोस्टली चीज़ें तो अपन ने कवर कर ही ली कि हिंदी से किस किस तरह से। तो ये जो आपने बताया, तो जैसे जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, या जो मतलब गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, इसमें दोनों में ही स्कोप अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोप। मैं शायद इसको चूक रहा था, आपने याद दिला दिया। ट्रांसलेशन की पोस्ट,
ट्रांसलेटर में भी फिर आगे चलकर अच्छा, और इसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर में तो पोस्ट हैं ही हैं, बैंकिंग में काफ़ी चांसेस हैं अच्छा ट्रांसलेशन के। और इसके अलावा हिंदी डायरेक्टरेट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इस दिशा में ट्रेनिंग देते हैं। जी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ट्रांसलेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने हैदराबाद का एक प्रोग्राम बताया, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर जी। के कार्यक्रम बताया, जी। वो भी ट्रांसलेशन की दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि भाई आपकी हिंदी भाषा और जिस भी प्रोग्राम से आप कनेक्ट हुए तो आप खुद भी नया सीख रहे हैं और दूसरों को भी अपनी भाषा आप दूसरे को सिखा रहे हैं और दूसरे की भाषा आप सीख रहे हैं, तो मल्टी लैंग्वेज आप खुद भी उस एनवायरनमेंट में जा सकते और हैं। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी केवल भाषा नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है। आप हिंदी सीखेंगे, अपने सामने वाले को सिखाएंगे, आप अपने फील्ड में जहाँ पर आप काम करेंगे वहाँ पर आप अपने भाषाई व्यवहार में, एक्सप्रेशन में जब हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने राष्ट्र से जुड़ेंगे, आप अपने देश की संवेदनाओं से जुड़ेंगे और अन्य भाषाओं का सम्मान करते हुए। मैं ये नहीं कहता कि केवल मात्र हिंदी भाषा से आपका करियर बन जाएगा, साथ में इंग्लिश एक देव भाषा जो हमारे डेड लैंग्वेज कहने लगे हैं हम उसको, उस संस्कृत से भी जुड़े, क्योंकि सारी भाषाएं हमारे लिए सम्माननीय हैं। और एक भाषा प्रबलन पाती है, बल पाती है दूसरी भाषा के साथ जुड़कर। इसलिए हिंदी भाषा के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही समाहारी भाषा है, समाहार मूलक भाषा है। जी हिंदी के सिलेबस को यदि आप देखें, हिंदी के व्याकरण को देखें जी और हिंदी के शब्दकोश को देखें जी तो शायद उसमें अनेक ऐसे शब्द होंगे जो बाहर से आयातित हैं, अंग्रेजी के होंगे, लैटिन के होंगे, पश्तो के होंगे, संस्कृत तो मूल तो है ही, जी लेकिन वो इतनी विरल, इतनी समाहारी भाषा है कि उसने सबको अपने में एडॉप्ट किया। जी इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा भी, समापन के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि चाहूँ जो साँचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपहु निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ग्रेट। ये बात। तो आई थिंक सर ने एंड नोट बता ही दिया, तो इससे अच्छी और कोई बात हो भी नहीं सकती। और सर कोई अगर आपने कोई कविता या कोई किताब लिखी हो, हम ऑफ कैमरा बात करें तो आप शायद जी, किताबें जी, भी लिखते जी, हैं, जी, तो इसमें क्या इसके पीछे भी कोई हिंदी से रिलेटेड कोई बिल्कुल। हिंदी, स्टोरी है या ये आपका शौक बन गया? ये शौक तो था ही बचपन से, विद्यार्थी जीवन से, और इस पर हमारे गुरुजन जो थे उनकी प्रेरणा भी रही। और आगे चलकर जब मैंने हिंदी के अध्यापन में अनेक विधाओं का अध्ययन किया और बच्चों को पढ़ाया, संस्मरण विधा पर मैंने 2-3 पुस्तकें लिखी और अपने अध्यापकीय जीवन के जो अनुभव लिखे, वो कहाँ गए वे दिन, जिसे राजस्थान साहित्य अकेडमी से अनुदान भी मिला था। एक मुट्ठी भर जुगनू जो रेखा चित्र वाली विधा में मैंने लिखा है, जिसमें भी मेरे स्कूल जीवन के स्मरण हैं, और उसके माध्यम से मैंने अपने विद्यार्थियों को याद किया है, उसके माध्यम से मैंने अपने शिक्षकों को याद किया है, मैंने उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग के बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ताओं को भी पर भी लिखा। और मैं चाहूँगा कि आप भी मुट्ठी भर जुगनू कहाँ गए वे दिन पढ़ें। इसके साथ अभी अभी मैंने अपना काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है मेरा, जिसका अभी लोकार्पण बाकी है और मैं आपके ही माध्यम से करवाना चाहूँगा। जी सर, अभी कर लेते हैं अगर आव्या आपका नाम बन गया हो से। तो। अभी तो वो प्रिंट से अच्छा आ रही है, जरूर सर, कभी और उस करेंगे। पुस्तक का जी। शीर्षक भी आव्या है। अरे वाह। इसके साथ साथ मैंने अपने एजुकेशनल रिसर्च पर भी काम किया है। जी जी और विभाग में समय समय पर जो हिंदी पाठ्यक्रम तैयार हुए, हिंदी पाठ्य पुस्तक हैं, उनमें भी मेरे पाठ आते गए। कक्षा 8 का एक पाठ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो बरसों से आज भी कक्षा 6 से कभी वो 7 में चला जाता है, 7 से 8 में चला जाता है, लेकिन वो अभी भी मिडिल सेक्शन के बच्चों के लिए वो पाठ है। और वो एक मनोहर नाम की कहानी है, अच्छा और एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने बचपन में संघर्ष करते हुए लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, और बाद में जाकर एक बहुत बड़ा अफसर बनता है। मनोहर चरित्र है, और उस चरित्र के माध्यम से ये बच्चों को संदेश देना चाहता है कि यदि आप में जज्बा है, मेहनत है, परिश्रम है, तो आप किन्हीं भी परिस्थिति में हों, उन परिस्थितियों में रहकर भी आप चाहे चाय की दुकान पे भी काम कर रहे हैं। एक बच्चे वो जो कैरेक्टर है, वो बरसों पहले वो कहानी मैंने लिखी थी, उसका किसी संदर्भ से उसको जोड़ना नहीं चाहिए। वो चाय की दुकान पर काम करता है, चाय पिलाता है, और रात के समय वो उसी लैंप पोस्ट पर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, और बाद में चलकर बहुत बड़ा अफसर बनता है। तो ऐसी कहानियाँ भी मेरी पाठ्यक्रम में रही। कक्षा 11 में पर्यावरण अध्ययन में मेरी ये कहानी आई थी, जिसमें एक बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाला परिवार है। इधर चारों तरफ से युद्ध का माहौल है। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है, अबोध बच्ची, जिसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया है। वो गुड़िया उसकी चोक में कहीं छूट जाती है, उसमें बमों के धमाके फूटते हैं। वो बच्ची तो अंदर चली जाती है, लेकिन
वो जो गुड़िया है उसकी, वो गुड़िया चीत चीत हो जाती है। वो जो संवेदना है उस बच्चे की, उसकी माँ के माध्यम से जो प्रकट होती है, उस पर्यावरण को उजागर करते हुए एक पाठ लिखा। इसके अलावा एक पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट हमने किया था, यूनिसेफ का प्रोजेक्ट था। उसकी हमने अध्यापक पुस्तिका तैयार की थी हिंदी प्रशिक्षण के लिए, और प्रधानाचार्यों प्रशिक्षण के लिए जो संदर्शिका तैयार हुई है, उस संदर्शिका को तैयार करने में भी मैं उसकी स्टेट कमेटी में रहा। राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल के माध्यम से हिंदी की पुस्तिकाएं जो तैयार हुई, उसके जो प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स तैयार हुए थे, वो प्रशिक्षण के मॉड्यूल में भी मेरा अहम रोल रहा। और SIRT उदयपुर में रहते हुए मैं हिंदी भाषा प्रकोष्ठ का कोऑर्डिनेटर रहा और संयोजक भी रहा। उस ज़माने में हिंदी के काफ़ी प्रकाशन वगैरह हुए थे, वगैरह वगैरह। ग्रेट, बहुत अच्छा सर। और जैसे आप जो कहानी बता रहे थे, ऐसे ही विवेकानंद जी की भी ऐसी ही कहानी है कि वो एक लैंप के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बिल्कुल। तो वो तो आपके लगन है। अगर आपके अंदर, जैसे मैं भी हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता हूँ सर, तो आई थिंक आपने एंड नोट पे मैं बस इतना ही जानना चाहूंगा कि ये जो अपनी जैसे जॉब से रिलेटेड होता है, क्योंकि एंड गोल होता है अपना कमाना, तो इसमें क्या, जैसे कई जॉब्स तो होती हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में होती हैं, अपने हिंदी वाले जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे या जो भी जॉब होगी, तो वो क्या इंटरकनेक्टेड भी हो सकती हैं और सेपरेट भी हो सकती है? जैसे आपका तो अभी तक का जो मेरे को सफर समझ में आया कि एक लेवल के बाद में आपको सेंट्रल से भी कनेक्शन मिला, बट टिल देन रिटायरमेंट आप वैसे तो राजस्थान गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड थे। तो इसमें क्या दोनों तरह की जॉब्स होती हैं सर, या डिपेंड करता है कि प्रोफाइल क्या है? नहीं, डिपेंड करता है प्रोफाइल क्या है, उस पर है। आपका करियर तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके पृष्ठभूमि में रहेगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है, वो ही जो प्रकाश है, वही जो सुगंध है, वो बाहर तक जाती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में भी जाते हैं, डेपुटेशन भी अभी यदि आपको लिया जाएगा, लियन पर भी लिया जाएगा, तो आपकी क्वालिटीज़, आपकी योग्यता है और आपका अनुभव उस आधार पर लिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना, मैं 2-3 महीने NCERT। और जैसे आपने RPSC का बताया था कि आप राजस्थान RAS के थ्रू हुए थे, तो जैसे IPS वगैरह में भी आई थिंक हिंदी भाषा के लोग, तो वो सेंट्रल लेवल के जो हिंदी उनका अगर बेस हो, उस तरह से IPS वगैरह में भी पढ़ सकते हैं, या बिल्कुल, ये जो UPSC की तैयारी करते हैं? UPSC की क्यों नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से ये UPSC, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें भी हिंदी भाषा के प्रशिक्षण के लिए वहाँ पर भी टीचर्स हैं, वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं। अच्छा। एक गेस्ट लेक्चरर मैंने भी दिया था, इसलिए मुझे ध्यान है। OTC जो अपने जयपुर में है, वहाँ पर हमने दिया था, वहाँ से ट्रेनिंग भी मिली थी। और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती होगी। अपन नंबर तो नहीं मांगेंगे, बट लेकिन बहुत अच्छी आदमी अपना आलन पालन आराम से कर सकता है, खान पान आराम से रह सकता है। ये है कि आप में होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आप अपने करियर को बनाने के लिए बाहर तक जाने के लिए तैयारी करें। हो सकता है हमारे ज़माने में हम होम सिक रहे हों, इसलिए हमने एक सीमा तक आकर और अपने आप को बांध लिया। लेकिन मेरा तो निवेदन ये है कि आप लोग बंधिए मत, जो सुन रहे हैं, और ख़ासकर जो युवा हैं और जो हिंदी और दूसरे भाषाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत विस्तृत फील्ड है, और इसमें तो कार्य करने के बहुत पोटेंशियल है इसमें। इसलिए आप तो इस फील्ड में जुड़िए। आप स्वतंत्र लेखन भी करेंगे, स्वतंत्र आप भी काम करेंगे, लिखना पढ़ना करेंगे, तो उसमें भी आपका करियर है। कवि सम्मेलन में चले जाइए, कवि सम्मेलन में तो लोग आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो अपनी मेधा शक्ति के बल पर कर रहे हैं, इसलिए हमको उनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, सभी लोगों का। तो वही सर, जैसे लेखन की भी बात है, क्योंकि क्या है कि जितनी बात उठेगी उतनी डबल चलती जाएगी, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। बट हमें एक समय को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये लेखन से रिलेटेड है, क्योंकि कई लोग आजकल के जो युवा हैं, उनको क्या है, बहुत जल्दी लिखने की इच्छा तो होती है, बट एक पर्टिकुलर आप जैसे एक्सपीरियंस, और भी जो लेखक होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, वो उनको इस चीज को सही तरीके से लिखने में और प्रकाशन करने में कामयाबी हासिल करने में हो सकता है। देगा। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों को आप थोड़ा सा एक इनपुट दें कि लिखना अगर आप खुद अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन वो प्रकाशन के लेवल पे कब जाने की सोचें? बस वो आप लिखना शुरू कर दिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जो अभ्यास मांगता है, और प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको समय समय पर जो आपके समाज में, आपके आसपास के क्षेत्र में अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे शिक्षा मनीषी हैं, जो इस फील्ड से जुड़े रहे हैं और जिन्होंने नाम हासिल किया है, उनके संपर्क में रहिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, और उसको प्रेगमेटिक तरीके से, प्रयोजन मूलक तरीके से, क्योंकि अब ज़माना बहुत बदल चुका है। अब केवल मात्र आप अपने साहित्य लेखन के माध्यम से उसी को करियर बनाना चाहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि शायद अपन को बहुत कठिनाई होगी। तो प्रयोजन मूलक इसलिए, प्रेगमेटिक इसलिए कि आप ये दिमाग में निश्चित रूप से बात रखिए कि हमें ये जो हमने इस
इस फील्ड को हम चुन रहे हैं, चाहे लेखन का हो, चाहे हम शिक्षण का फील्ड हो जिसमें हम भाषा को आधार बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में भी आपका प्रयोजन यही होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको अधिक से अधिक आपको आपका करियर बढ़िया मिले। इसलिए आप जो अपने गुरुजन से जो आप प्रेरणा भी प्राप्त करें, उस प्रेरणा में भी केवल मात्र आप हवाई किले न बनाएं और ना ही इतने जैसे कहते हैं ना आभासी दुनिया में रह जाएं कि वो दुनिया आपको आगे बढ़ने से कहीं रोके। ग्रेट। तो आई थिंक सर एंड नोट पे अगर कोई कविता के थ्रू आप बच्चों को एक लेसन देना चाहें या एक सजेशन देना चाहें सर, या कोई ऐसी बात रह गई हो जो आपको लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, उससे भी आप एंड नोट कर सकते। कविता मैंने इसलिए बोला कि आप लेखन से हैं तो हाँ, आई एम श्योर कि वो कविता में भी कुछ ना कुछ सार जरूर होगा। मैं कविता लिखता जरूर हूँ लेकिन कविता मुझे याद नहीं रहती है, और अभी जो मुझे कविता याद है वो थोड़ी लंबी है। फिर भी कोई बात नहीं सर, प्लीज। कोरोना पीरियड में 1918 से 19 से लेकर 22 तक का समय बहुत बहुत ख़राब समय था जी। उस समय मैं अपने बेटे बहू के पास अहमदाबाद था और अहमदाबाद के अपने फ्लैट से बाहर नीचे जो सड़क का दृश्य देखता था। कोरोना पीरियड में इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था और वो गरीब परिवार जो पनाह लेने के लिए अहमदाबाद आए थे, जिनको इन महानगरों ने पनाह दी थी, वो इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो गई तो वो जाने के लिए मजबूर थे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए, बस स्टैंड पर पहुंचने के लिए उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। पुलिस पीछे से डंडे चलाती थी क्योंकि उस समय वो लॉकडाउन पीरियड था। हाँ। वो पहुंचते थे और मालूम पड़ता था कि आज बिहार और राजस्थान की तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के वाली ट्रेनें साधन बंद हैं, वो लौटते थे। उस दृश्य को देखकर जो संवेदना उपजी, उस पर मैंने नाम के हैं घर करके कविता लिखी थी, जो मैं आपके वो गीत लिखा था, वो गीत आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। स्वर कैसा भी हो लेकिन नहीं बिल्कुल सर, देखिए। बिल्कुल सर। अनजाने बेगाने, अनजाने बेगाने, नाम के हैं घर, चलो चलो चलते हैं बापू के घर। उस समय हमारे फ्लैट में एक बाई आती थी काम करने के लिए। एक दिन बाई और उसका पति दोनों हमारे पास आए और हमारी पत्नी से कहा कि अब हमारा निभा नहीं हो रहा है, हम कल जा रहे हैं अपने गांव। तो हमने उनको एडवांस तनख्वाह वगैरह दी। एक छोटा सा बच्चा था, उससे सहज जिज्ञासा मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने कहा बापू ना घर। उसने गुजराती और बिहारी इस मिली जुली भाषा में अपने दादाजी के घर जाने की बात कही। तो बापू के घर जो इस कविता में है, वो बच्चा गया, वापस लौट नहीं सका, वो रास्ते में ही कहीं खो गया, मर चुका था। और वो वापस लौट कर आए, उनको हमने वापस अपने घर में रखा और उन्होंने जो अपने अनुभव हमसे शेयर किए थे वो इस कविता में। अनजाने बेगाने, नाम के हैं घर, चलो चलो चलते हैं बापू के घर। पथरीली राहें, कंटीले रास्ते, दूर भले मंजिल हो हैं अपने वास्ते, शीतल सुख छाहों को खोजता है सर, चलो चलो चलते हैं बापू के घर। अहमदाबाद किसी काम का नहीं रहा। शहर तुम्हें नमन है, अहमदाबाद को नमन कर रहे हैं जाते जाते जी। शहर तुम्हें नमन है, आखिरी निवेदन है, हम भूखे पेटों की व्यथाएं गहन हैं। झूठे थे वादे और सपनों के पर, चलो चलो चलते हैं बापू के घर, चलो चलो चलते हैं बापू के घर। कविता बहुत आगे है लेकिन उसका सार संक्षेप ये है। जी। यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है प्रशासन को, शासन को, जो व्यवस्था तो खूब करता था लेकिन एंड टाइम पर उन व्यवस्थाओं से लाभ नहीं मिलता था। ट्रेनें नहीं जाती थी और रोडवेज़ के साधन नहीं थे, सब कुछ थे, वो मजबूर हो जाते थे पुलिस के डंडे खाने को। जैसे तैसे एक माँ को, उस समय एक वायरल हुआ था एक अखबार में दृश्य कि वो एक माँ है जो अकेले बच्चों को लेकर, उसका जो व्हील वाली जो उसकी सूटकेस है उस पर बच्चा सोता हुआ चला जा रहा है। उस गर्म प्रदेश में वो बच्चे कोलतार की सड़कों पर चली जा रही है। बावजूद इसके वो बच्चा नहीं पहुंच पाया। गांव तक पहुंचते पहुंचते उसको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिली और मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलने की वजह से गांव तक पहुंचने पर उसका अपने दादाजी के गांव में जाने का सपना अधूरा रह गया। इसीलिए कवि अंत में कहता है कि गांव जाना चाहते थे सब उस समय,
लेकिन वो सपना अधूरा रह इसलिए गया क्योंकि उसके कई सारे कारण थे। शासन प्रशासन ने सपने दिखाए, वो सपने पूरे नहीं हो पाए। इसके साथ साथ मेडिकल पायरेसी, मेडिकल का जो एक सिस्टम था बहुत अच्छा था, कोई शक नहीं, अच्छे डॉक्टर ने बहुत काम किए थे, लेकिन उस सिस्टम के रहते भी गरीबों को पूरी तरह से उनको कहीं असिस्टेंस नहीं मिल पाए, जिसके कारण सपने अधूरे रह गए। और कुल मिलाकर जो ये अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच, जैसा कि उस समय हम सभी सुनते थे कि कोई एक प्रकार से कोई वार थी, ये अलग तरह की वार थी, जो कीटाणु जीवाणुओं की वार थी, क्या जी, कहते हैं, जी, यदि ऐसा कुछ रहा तो बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। इन सब के बीच में वो जो कविता उपजी, वो कविता आज भी मेरे को याद है, और वो कविता निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देती हैं जी, कि हम ऐसी स्थितियों के लिए पहले से अपने आप को तैयार करें। करेक्ट। और इसी के साथ जैसे सर का एंड नोट तो था ही, इससे मुझे भी ये जो लेसन निकल के आ रहा है, तो मेरा भी एंड नोट यही रहेगा बच्चों कि देखिए, जैसा सर बोल रहे थे कि सर के समय पे सर ने शायद अपने आप को एक बाउंड्री में बांध लिया, तो ये जो सर ने कविता बोली है एंड नोट पे, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें अपने आप को बाउंड्रियों में नहीं रखना है। हमें कोशिश करनी है कि जहाँ मिल रहा है, अगर हमें अच्छा कार्य करने को मिल रहा है तो क्यों ना हम एक बार कोशिश करें। हाँ, परिवार से हमें हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि परिवार एट द एंड हमें हमेशा सहयोग करता है, चाहे हमारे पास कुछ काम हो चाहे ना हो, बट परिवार आपका हमेशा साथ देगा। तो उसी के साथ मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी भाषा में अपना करियर बनाना है, और अगर आपको दिख रहा है ये जो विजन सर ने दिखाया है, और जो और भी लोग बताते हैं, और सबका यही मोटिव रहता है कि आपको पता लगे कि करियर कैसे बन सकता है, तो आप अपने आप को एक सीमित दायरे में ना रखें। आप अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और कोशिश पे बरकरार रखें। आज नहीं तो कल सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, और उसी सफलता के साथ मैं आपको गुड लक के साथ थैंक्स बोलता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। इसी के साथ प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ताकि मैं और भी प्रेरणा मिलती रहे मुझे, और ऐसे सर जैसे लोगों को मैं और भी लाता रहूं। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने मुझे धन्यवाद समय सभी दिया।